करते हैं, सियासी माहौल का जिक्र करते हैं। तहरीक इंसाफ की विकटें तेजी से गिरने का सिलसिला जारी है और कल का दिन बड़ा अहम था। इमरान खान साहब के करीबी साथी, अगर उनका जिक्र हम करें, डॉक्टर शीरीन मज़ारी, फयाज़ुल हसन चौहान साहब और इसके अलावा और रहनुमा भी हैं और साथी में जलील शरफपुरी साहब, इन्होंने भी पार्टी को खैराबाद कह दिया। और फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर इल्ज़ामात भी लगाए और कहा है कि उन्होंने रिहाई के बाद मीटिंग में वाज़ेह हदायत दी थी कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं करनी, डिफेंसिव नहीं होना। पार्टी की 1 मई की रैली भी प्रैक्टिस के तौर पर रखी गई थी और ये कहा गया था कि फौजी इलाकों का रुख किया जाए। अब ये इल्ज़ामात हैं उनकी तरफ से, इसी पर आज बात करना बहुत अहम है। लेकिन एक बात और भी उन्होंने की है कि लॉबिंग कर रहे हैं, लॉबिंग का इल्ज़ाम भी लगाया है। 70 अमरीकी अरकान कांग्रेस की लॉबिंग का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सारे इल्ज़ामात तो वो लगा रहे हैं, लेकिन उनसे ज़रा इस हवाले से बातचीत करते हैं। फयाज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में और साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ठीक है, पार्टी में पीटीआई के बाकी रहनुमा भी छोड़ रहे हैं, पार्टी को खैराबाद कहने का मौसम तो हम देख रहे हैं कि अभी चल रहा है, लेकिन आपने एक मुख्तलिफ अंदाज अपनाया, आपने बहुत सारे इल्ज़ामात की बौछार कर दी अपने लीडर पे, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इल्ज़ामात नहीं लगाए आपके, आज मैं पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ कल आने के बाद जी। और इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ना तो मैं कोई ओन चौधरी की तरह या अलीम खान की तरह या मेजर रोकड़ी की तरह या वो क्या कहते हैं जना मौलवी मुफ्ती सईद की तरह या दूसरी की तरह, मैंने ना तो खान साहब की ज़ात के ऊपर ना उनके माशी मामलात के ऊपर मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी, ना कोई यहाँ पे कोई वादा माफ गवाह बनना है। ये मेरे अंदर के सेंटिमेंट्स थे कि मैं पिछले 1.25 साल से देख रहा था, बर्दाश्त कर रहा था और उस पे अल्लाह पाक के करम से मैं सुरखरू हूँ कि मैं वाहिद बंदा हूँ कि इसके ऊपर मैं खान साहब को समझाता रहा अपने तई जितनी उन्होंने मेरी औकात रखी हुई थी। और मैंने एक बात रिवील की कल कि मुनीर बलोच साहब दुनिया अखबार के अंदर आर्टिकल लिखते हैं और पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं। मैंने पिछले साल इसी महीने के एंड में या जून के पहले हफ्ते में खान साहब को एक 7 मिनट का पूरा ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था और मैंने अमानतन मुनीर बलोच साहब को भी वो भेज दिया कि यार ये आपने अपने पास रखना है, ज़िंदगी के किसी मोड़ के ऊपर भी आपको गवाही देनी पड़ेगी। और उसके अलावा फिर 1 महीने बाद दोबारा एक मैसेज भेजा खान साहब को। मैंने उस पर क्लियर कट इनको समझाया, खान साहब आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं आप पॉलिटिकल मूव को पॉलिटिकल रखें। आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बेगम सफदर, आसिफ जरदारी, मौलवी फजल रहमान, ये जितने पॉलिटिकल लोग हैं, ये हुक्मरान हैं 2 नंबर करप्ट बदयानत, आप इनके खिलाफ जद्दोजहद रखें। आप आर्मी के साथ, फौज के साथ अपना टकराव ना करें। ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, ये कौम के लिए अच्छा भी नहीं है और ये पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। और उसमें उसी मैसेज में मैंने कहा कि खान साहब मेरे समेत पाकिस्तान के लाखों करोड़ों आवाम आपको दोबारा वजीर आज़म बनना देखना चाहते हैं, लेकिन जो ट्रैक आपने अडॉप्ट कर लिया है उसमें ये हम मकसद हासिल नहीं कर सकते और इसमें फिर एक वक्त आएगा कि हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। ये पूरा मैसेज ये मुनीर बलोच साहब को कल कम से कम 7-8 टीवी चैनल्स ने लिया, ARY से लेकर तमाम बड़े छोटे चैनलों में, और उन्होंने डंके की चोट पे वहां पे गवाही दी कि बिल्कुल फयाज चौहान ने ये मैसेज तो मुझे भेजे ही भेजे। वो पिछले 1.25 साल से हर रोज दिन में 7-8 दफा मेरी उनसे गुफ्तगू होती थी और मैं उन्हें समझाया करता था बलोच साहब को, और आपस में हमारी एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती थी, यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने गवाही दी। तो मैंने जो मेरे पे बीती, मेरे नजरियात पे और मेरी सोच पे, मैंने यहाँ पे किसी तरह वो लो लेवल पे आके खान साहब मैं जो कुछ जानता हूँ, मैं कहता हूँ आप जितने लोग ये अभी तक आए हैं ना, इनमें से कोई भी नहीं जानता खान साहब की जात से लेके उसकी उनकी बाकी सब चीजों पे, लेकिन मैंने उसके ऊपर कभी भी नहीं आना। अच्छा, लेकिन चौहान साहब लेकिन चौहान साहब, आपने कहा कि जो 1 मई की रैली थी वो प्रैक्टिस के तौर पे थी और उसका मकसद ये था कि फौजी इमलाक जो है, इमारतों है, उनका रुख करना है, उनको टारगेट करना है। उस टाइम पर आप क्यों नहीं बोले? ये तो बहुत हसास मामला था, उस टाइम पर तो आपको स्टैंड लेना चाहिए था। एक जेल काटने के बाद आपका बयानिया बदल गया। नहीं, अब आपने एक सहाफी की हैसियत से इसी तरह के सवाल पूछने हैं, आपका राइट है, क्योंकि हर एक अपना अपना एक एंगल होता है। क्योंकि मैं भी 44 साल से सियासी कारकुन और लीडर हूँ और 15 साल से मीडिया पर्सन हूँ। मुझे पता है कि आपने मेरी नीयत अच्छी होगी या बुरी होगी, अमल अच्छा होगा या बुरा होगा, आपने एक स्पेसिफिक स्टाइल से एक तरीके से सवाल पूछना है, जो आपने अभी पूछा है ना जनाबे वाला। सारों को पता है
कि मैं पार्टी के अंदर मुसलसल इस बात के ऊपर उंगली उठाता रहा हूँ। जब खान साहब नहीं सुनते थे तो मैंने खान साहब को मैसेजेस के जरिए से, जब इन्होंने मुझे पिछला 1 साल कोर कमेटी से फारिग कर दिया, मेरा जमान पार्क और जनाब बनी गाला पे पाबंदी लग गई, जिसमें से कुछ इवेंट आपने अपनी आंखों से देखे। शहबाज गिल ने जिस तरह रोका, शहबाज गिल की क्या औकात थी फयाज चौहान को रोके? वो कल का जना पीटीआई का जना कारकुन या लीडर जना, उसकी क्या औकात थी कि जिसको पूरी दुनिया पीटीआई के प्लेटफॉर्म से मारे खाते हुए और कुर्बानियां देते हुए देख रही है, उसको वो समान पार्क में और बनी गाला जाने से रोके? वो एक इंस्ट्रक्शन थी कि जनाब आपने किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना। बात यह है कि मैंने अपने तय पूरा समझाया, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसमें बंदा होता है। ठीक है, यानी चौहान साहब इसको ये समझ लेते हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया कि आपने उस वक्त भी आवाज उठाई, आपने उस वक्त भी रोका जिस वक्त उन्होंने कहा कि फौजी इलाकों की तरफ जाना है, आपने कचहरी का जिक्र भी किया, आपने कहा कि आपने उस वक्त रोका। हम जरूर चाहेंगे कि यहाँ पर 12 मई जब आपने लास्ट इंटरव्यू जेल जाने से पहले हमें दिया था, वो इंटरव्यू का एक हिस्सा हम सुनवाना चाहते हैं। 12 मई को चौहान साहब आपने क्या कहा था 9 से मुताल्लिक सुनवाते हैं। मेरे पास फुटेज मौजूद है कि पुलिस का एहलकार कोर कमांडर हाउस के दरवाजे पे पेट्रोल बम फेंक रहा है। ऑन ओथ कह रहा हूं, मेरे मोबाइल में, जिस मोबाइल से आप मेरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें वो पूरी फुटेज है ना 40 सेकंड की मौजूद है। मेरे पास वो फुटेज मौजूद है कि जिसमें पुलिस के सिविल एजेंसी के एहलकार लाहौर के अंदर गवर्नर हाउस और कोर कमांडर हाउस के हवाले से पूरी गुंडागर्दी के अंदर इन्वॉल्व है। मेरे पास फुटेज मौजूद है कि जेयूआई फजलुर रहमान के वो पटके बांधे हुए वो जनाब लोग भी जो है वो इस पूरी गुंडागर्दी के अंदर इन्वॉल्व है। देखिए, गलती हमारे लोगों की तरफ से भी है, लेकिन जो चीज हुई वो गलत हुई। बिल्कुल जीएचक्यू के अंदर हमला नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गवर्नर हाउस के अंदर हमला नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल कमांडर हाउस के अंदर हमला नहीं होना चाहिए था। मैं बिल्कुल इसको कंडेम करूंगा कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन उसके लिए जो मौके फराहम किया गया। अगली सुने, इन चारों जगहों पर खसूसन जीएचक्यू, कोर कमांडर हाउस और आपका गवर्नर हाउस, इस करप्ट हुकूमत पंजाब हुकूमत ने एक पुलिस वाला वहां पर डिप्यूटी किया। क्या उन्हें पता नहीं था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है? क्या उन्हें पता नहीं था इमरान खान को गिरफ्तार किया हुआ है? क्या उन्हें पता नहीं था पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एजुटेशनल सी एक माहौल बना हुआ है? वहां पर अगर 400 पुलिस वाले होते तो मुजाहिरीन में से किसी ने जाके इस अंदाज से बिहेव नहीं करना था। इन्होंने मौका फराहम किया जान के, इन फाशिस्ट हुक्मरानों ने, इन करप्ट हुक्मरानों ने, तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट किया। चौहान साहब, इन तमाम चीजों के जब खदशात मौजूद थे, इन तमाम चीजों के जब खदशात मौजूद थे, कानूनी रास्ता था आपके पास और कानून के तहत या फिर रिहाई भी उनको मिली है, तो फिर एहतजाज की कॉल क्यों दी? जब तमाम लोग थे, मुजाहिरीन आपको पता है एग्रेसिव भी थे, बाहर निकलेंगे, खदशात मौजूद थे, तो आपकी लीडरशिप की तरफ से कॉल क्यों दी गई और बाद में रोका क्यों नहीं गया? देखिए, मैं तो एक चीज का बड़ा क्लियर कट आपको जवाब दे दूं। इमरान खान साहब को जिस अंदाज से, गैर कानूनी अंदाज से गिरफ्तार किया गया, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स कर दिया, उसके ऊपर पूरी कौम का गम और गुस्सा जायज था, लेकिन गम और गुस्सा एक। चौहान साहब, ये 12 मई का आपका बयान हमारे इस शो में हम जरूर चाहेंगे कि 12 मई का ये इंटरव्यू, ये बयान, ये लहजा, ये जुमले और फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों में से कौन सा बयान को मान लें और किस पर? जी आप तसल्ली से सुन लीजिएगा। एक तो आपने ज्यादती की कि ये जो क्लिप का आखिरी हिस्सा था उसमें जब मैं पूरी बात कर रहा हूं और वो आपने नहीं दिखाई कि गम और गुस्सा जायज था, लेकिन वो गम और गुस्सा इखलाक और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए पुरअमन होना चाहिए था। वो मेरा आपने हिस्सा ये नहीं दिखाया आपने, जना पहली चीज। दूसरी, जो पहला क्लिप आपने दिखाया, कौन सी ऐसी बात है जो आज मैं नहीं कर रहा? आज अगर मैंने नून लीग ज्वाइन कर ली होती, आज अगर मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली होती, आज अगर मैं पीडीएम की मौजूदा फाशिस्ट, ना अहल, न कम्मे, न खट्टू, ना लायक हुक्मरानों के हक में रब्तुल लिसान हो रहा होता, तो आपका ये सवाल बिल्कुल जायज था कि चौहान साहब उस वक्त तो आप ये कहते थे, आज ये कहते हैं। भाई, मैं आज भी कहता हूं, उस वक्त भी मैंने यही कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक इतनी बड़ी साजिश हुई है, उस साजिश में हमारी पार्टी की लीडरशिप भी, हमारे जनाब ये फाशिस्ट हुक्मरान भी, और ये सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मैंने जिस आइडियोलॉजी को आपके सामने रखा है, मैंने कोई यहाँ पर एक पार्टी छोड़ के जो है ना दूसरी हुक्मरान पार्टी को यहाँ ज्वाइन नहीं किया। नहीं चौहान साहब, आइडियोलॉजी आप उस वक्त आपने पार्टी का दिफा किया था। आपने दिफा किया था, सुन तो लेना, पार्टी का दिफा तो उस वक्त करना था, लेकिन सुने मेरी बात जी। 14 तारीख को, ये 12 तारीख का आपने दिखाया है जी। मैंने जो आपको कहा ना क्लिप, जब आपके
लीडरशिप जो मकामी थी और जिसको हदायत थी जो ना हर बड़े शहर के अंदर स्पेशली पिंडी और लाहौर के अंदर स्पेसिफिक लीडर्स को हदायत थी कि उन्होंने इस सूरत के अंदर ये करना है, जिसमें मैं शामिल नहीं था। उन्हें पता था कि मैं काबिल एतबार नहीं हूँ, मैं फौज और जनाब उसके खिलाफ जो है ना कोई एक्टिविटी एग्रेसिव या नेगेटिव मैं नहीं कर सकता। वो उन्होंने स्पेसिफिक 5-5, 6-6 बंदे रखे हुए थे, कोई MNA MPA को तंजीमी ओहदेदार। जब वो सारों ने जाके चीज की तो फिर एक बात याद रखिएगा, आप दोनों, आप यंग हैं, आपने ताज़ा 2, 4, 5, 6, 7 साल जर्नलिज्म के हैं, जो सीनियर आपके लोग हैं वो आपको बताएंगे कि जब तहरीकें चलती हैं और उसमें जब कोई अच्छी नीयत के साथ भी कोई टकराव की पॉलिसी और तशद्दुद की पॉलिसी की तरफ कोई तहरीक या कोई पार्टी आती है तो फिर मुल्क दुश्मन अनासर, फिर जितने जनाब वेस्टर्न इंटरेस्ट रखने वाले मुखालिफ लोग होते हैं मुल्क के माशरे के, वो भी फिर अपना हिस्सा डालते हैं। तो मैंने उसी हिस्से की आपके सामने जनाब कुछ चीजें नोट करवाई कि फला बंदा भी था, फला बंदा भी था। तो चौहान साहब अभी भी आपके पास सबूत मौजूद हैं? सबूत मौजूद हैं? आपने कहा था हलफ उठा रहे हैं आप, और आप ये भी कह रहे हैं कि साथ में वो मोबाइल है जिससे आप हमसे अभी बात कर रहे थे। मजेदार बात यह है, वो जो क्लिप मुझे भेजा जिसने उसको रेक्टिफाई किया 2-3 दिन, तो पता चला वो चौधरी परवेज लाई साहब के गेट के ऊपर जनाब वो पेट्रोल पंप फेंक रहे थे जब उनके ऊपर हमला किया था। लेकिन मेरी बात आप सुन लें, ये चीजें ये डिटी गिटी छोटी छोटी जो है ना इसके ऊपर ना आए, जो बातें मैंने की है ना, असल चीज जिसपे मैंने फैसला किया वो 14 तारीख थी, 14 मई। मेरी गिरफ्तारी से एक दिन पहले जूम मीटिंग हो रही है, टोटल हम 14-15 लोग हैं। कौन कौन? मैं उसमें बैठा हुआ हूँ। खान साहब मीटिंग स्टार्ट करते हैं, 12 तारीख को बाहर आते हैं। मुझे खान साहब की जात के साथ कोई ना है ना जिंदगी में कभी अपनी पॉलिटिक्स में मैं कोई उस तरह। कौन थे उस जूम मीटिंग में? 14 लोग कौन थे? मैं बता रहा हूँ, तसल्ली से सब्र खामोशी से सुनो। मैंने पहला टाइम दिया आप लोगों को, मैंने किसी को नहीं दिया। अभी तक ठीक है मुझे बोल रहे तसल्ली से। मीटिंग जनाब 12 तारीख को खान साहब रहा हुए, मीटिंग बुला ली। अच्छा जी, उसमें हम बैठे हैं, 14-15 लोग थे, जिसमें 5, 6, 7 तो जना जो दफ्तर के मीडिया के जो ना एहलकार थे जना वो थे, और बाकी मैं, फारूक हबीब, खान साहब, और उसमें जनाब आपका आतिफ खान, असद कैसर, आई थिंक सो, या इस तरह के और 3-4। हाँ, वो झगड़ा जो था वो हमारे KPK वाले। पहली बात खान साहब ने कहा जी कि किसी ने डिफेंसिव नहीं होना और माजरत खाना आपने लबो लहजा इख्तियार नहीं करना, मीन कि आपने उसको कंडेम नहीं करना। राइट। अच्छा, इसके ऊपर मेरा ज़हन हुआ क्योंकि हम 9 मई से डिस्टर्ब थे। मेरी सारी फैमिली फौज में है, मेरी फौज से जो मोहब्बत है ना वो पॉलिटिक्स की, और सीनियर जितने जर्नलिस्ट, एंकर्स और मेरे जो कोलीग, जब मैं पैनल प्रोग्राम किया करता था ना आज से 4 साल पहले, तो ये जितने MNA MPA नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, मेरी सारा दिन इनसे मुमारी होती थी, यार तू इतना फ्रंट फुट पे आके क्यों फौज की हमायत करता है। उसकी भी फिर एक आइडियालॉजी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कोई डिफेंसिव एटीट्यूड नहीं रखना, कोई माजत खाना एटीट्यूड नहीं रखना। 9 मई के वाकयात पे हो गया। चलो, मैंने कहा अभी बात खत्म कर लें, फिर उसके बाद मैं अपनी बारी पे बात करता हूँ अगर इन्होंने इजाजत दी। फिर साथ ही उन्होंने आतिफ खान को मुखातिब करके खान साहब ने कहा 6:30 बजे मीटिंग हो रही है, 6:30 बजे 14 मई को। आतिफ, आपने और पूरी KPK की जितनी जनाब लीडरशिप है, आपने अभी ट्वीट करने हैं सारों ने कि हम कल से मौलवी फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहिरे करेंगे। अच्छा। और फिर आपने ये मुजाहिरे स्टार्ट करने हैं। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, बीइंग अ पाकिस्तानी। मैं पाकि पॉलिटिशियन की तरह ये जो सियासी जागीरदार, वडेरे, सरमायादार जो सरमाए की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करते हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान की सियासत, हिस्ट्री और अल्लाह पाक का करम है, एक पढ़ा लिखा डबल MSc पर्सनैलिटी है मेरी, और मैं नज़र रखता हूँ कि पॉलिटिक्स के ऊपर क्या हो रहा है। मैं समझ गया कि ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ ले जाने का एक सारा माहौल बन रहा है, और इससे बड़ी खाना जंगी आपका क्या ख्याल है? मौलवी फजल रहमान के मदरसे के लोग जो है ना नहाते हाथों में चूड़ियाँ पहन के वहाँ पे उनका इस्तेमाल करेंगे, जो PTI के हर यूनियन काउंसिल और मोहल्ले के लोग अगर ज़बरदस्ती, जिस तरह पिछले 1 साल से हम लोग जनाब इखलाकन, मजबूरन, जिस तरह भी कह लें जना हर पॉलिसी के ऊपर हम अमल कर रहे थे, क्या वो जब करेंगे तो क्या उधर वो आसानी से जाने देंगे मौलवी फजल रहमान के जना वो सारे कारकुन? ये खाना जंगी थी। मैंने जैसे ही खान साहब ने गुफ्तगू खत्म की, मैंने उसी वक्त हाथ खड़ा किया। मैंने कहा खान साहब मुझे जरा एक मिनट बात करने दें, मुझे बात करने दें। पिछले 1 साल की तरह जो हर जूम मीटिंग के अंदर मुझे तो कत्तन इजाजत दी थी
क्योंकि खान साहब को पता है, वो 16 साल का वो मेरे साथ, मैं उनका साथी हूँ, कि फयाज चौहान ने दलील के साथ वो बात करनी है कि जो मुझे नहीं भी पसंद होगी वो करेगा। और वो नहीं चाहते थे कि इस तर्जमानों की मीटिंग में कभी फयाज दलील के साथ ऐसी बात करे कि जो लोगों के जहनों को खराब करे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने मुझे इजाजत दी। ठीक है, मैंने उसी वक्त क्विट किया मीटिंग से। मैंने फैसला कर लिया, मैंने कहा यार मैं दूंगा जनाब गिरफ्तारी, मैं इस पॉलिसी के ऊपर मैं अमल नहीं कर सकता, क्योंकि ये फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इंप्लीमेंट करनी थी। ठीक है, और यकीन जाने मेरे अपने यूनियन काउंसिल के अंदर मौलवी फजल रहमान के जना 3 मदरसे हैं पिंडी में। अच्छा। मुझे ये बताएं ये पॉलिसी, मैंने फिर भी इज्जत का ख्याल किया, पाकिस्तान का झंडा उठाया, खान का नारा फिर भी लगाया, लेकिन मैसेज दिया पार्टी को भी यार पाकिस्तान से आगे कोई नहीं है। चौहान साहब ये ज़ाहिर है बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है जो आपने की है। ज़ाहिर है आपने एक अच्छी नीयत के साथ पर ये फैसला किया कि मुल्क खाना जंगी की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये एक उस वक्त का ज़ाहिर है एक ऐसा फैसला जो कि करना वक्त की ज़रूरत थी। चौहान साहब इससे पहले भी मामला तो कई ऐसे आए, ज़ाहिर आपने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया, आपने जो बातें की कि फ़ौजी इलाकों की तरफ जाने की ट्रेनिंग, और जिस तरह एक तहरीक इमरान खान साहब लेकर चलना चाहते थे मजदूरों को लेकर, इससे पहले यानी उस जूम मीटिंग से पहले कभी ख्याल नहीं आया पार्टी छोड़ता हूँ? ठीक है, आप खान साहब को समझा रहे थे, बता रहे थे, कोशिश कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे, लेकिन आपने बहरहाल दिफा किया था पार्टी का, ज़ाहिर उस वक्त यही करना था आपको। क्या कभी ये ख्याल नहीं आया इससे पहले कि जो रियासत मुखालिफ एक बयानिया बन रहा है, अब जब से तहरीक अदम एतमाद हुई है तो पार्टी छोड़नी चाहिए अगर नहीं सुनी जा रही बात? तो मैं बताऊं आपको, मैं पहले तो हम बंधे हुए थे एज अ मेंबर असेंबली जनाब, कानून के तहत हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फिर उसके असल जो गेम हो रही है ना इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, मैं अभी इस पर बड़ी डिटेल से बातें करूंगा आने वाले दिनों में। ये बहुत आलमी एजेंडा है। 1998 में पाकिस्तान जब एटमी ताकत बना तो मुल्क दुश्मन ताकतों ने ये पॉलिसी बनाई कि इसको हम जंग के जरिए से तो नहीं तोड़ सकते, हरा सकते, क्योंकि इसके पास मिसाइल प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम है, स्मॉल टेक्टिकल बॉम्ब्स का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है। इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है, जितनी मर्जी खराबियां शोबे के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर हो, वो फौज है जो पूरे मुल्क को मुत्तहिद रखने का एक वाहिद अदारा है और जिसने पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद रखा हुआ है। उन्होंने एक प्लान बनाया कि इस पाकिस्तान के अंदर फौज और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करनी है। उस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल करते हुए वॉर एंड टेरर आया। उसी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल करते हुए आपका मिसाक जमहूरियत हुआ कि जिन जिन लोगों को फौज से कोई धचका लगा हुआ था उन सारों को वापस ला के 15 साल की अरेंजमेंट करके उनको इक़्तिदार दे दिया कि जो कता कलामी की माजरत, लेकिन ज़रा ये सीरीज ऑफ इवेंट्स तो हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं एजेंडा था, क्या इमरान खान साहब, क्या दीगर जो लीडर्स हैं, दीगर सियासी जमातों के, ये सब उसका हिस्सा हैं? जी जी चौहान साहब, अच्छा चौहान साहब आप दोबारा आपकी तरफ आते हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू इस वक्त आ रहा है जो कि बड़ा अहम है, जो आप बात करें, जिस पर आपने ये जरूर कि हम आगे चलकर डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे कि एक ऐसा एजेंडा है, एक ऐसी साजिश है जिस पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, जिसमें आपने ज़रा एक पॉइंट रेज भी किया, इस पर बात भी खासी हुई है इससे पहले भी कि अगर एक ऐसा इदारा जो कि स्टेबल इदारा है, यानी हम फौज की बात करें, उसको और अवाम के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश, जिसमें हमने देखा भी है किस तरह से हमारे दुश्मन भारत ने इस माहौल का फायदा उठाया है जो इस वक्त माहौल बना हुआ या चंद रोज पहले जो बना था 9 मई के बाद से बयानात आ रहे हैं उनके होस्ट, उनके सियासतदान किस तरह से बात कर रहे थे, तो ये तो क्वेश्चन मार्क था पीटीआई के ऊपर, किस तरह के बयानात क्यों आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी भी यही है कि कल के इल्जामात के बाद आज जिस एजेंडा की बात कर रहे हैं चौहान साहब, क्या इमरान खान उस एजेंडा का हिस्सा हैं? बिल्कुल, और लीडरशिप में कौन से लोग हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, ये चौहान साहब हमें बता सकते हैं। और इसमें दूसरी अहम बात सबीन ये है कि ज़ाहिर है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह, लेकिन जो इससे पहले बात हो रही थी मदरसों के बाहर जाना और इस तरह खाना जंगी बड़ा अहम था। चौहान साहब दोबारा रब्ता बहाल हमारा आपसे हो चुका है, प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मैंने आपको ये बताया कि फौज वाहिद अदारा है कि जो पाकिस्तान की अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास, यहाँ के यंग लड़के मेरिट के ऊपर सिलेक्ट होते हैं, जाते हैं। और मेरी फौज से मोहब्बत का वाहिद यही एक वजह है, क्योंकि मैं अपनी सारी पॉलिटिक्स इनकलाबी जद्दोजहद करते हुए वडेरों, जागीरदारों, सरमाएदारों के खिलाफ मेरा एक जहन बना हुआ है और मेरा एक फर्म बिलीव है कि वाहिद अदारा है कि जहाँ पे हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास
हमारे लोग बच्चे जाते हैं, एक कैरियर बनाते हैं, बीच में 5% मारा मारी हर डिपार्टमेंट में होती है, लेकिन 95-96% मेरिट के ऊपर लोग जनरल भी बनते हैं, ब्रिगेडियर भी बनते हैं, कर्नल भी बनते हैं, और वो मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं। बाकी किसी और जो हमारा शोबा है मेरा, जिसमें मैंने अपनी जिंदगी लगाई, सियासत, यहाँ पे तो सियासत वडेरों की, जागीरदारों की, सरमायादारों की और हराम हलाल के अरबपति और खरबपतियों की घर की लोंडी और बांदी है। हम तो जिस तरह मकाम बनाते हैं, हमें पता है जो हम में से जो मिडिल क्लास लोग कि किस अंदाज से। अब इस अदारे और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करना एक ऑब्जेक्टिव। अब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई, खत्म होने के बाद प्री प्लान्ड सोशल मीडिया एक टूल आ चुका था। मैं आपको एक चीज बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जितनी हमारी मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, उन्होंने प्रॉपर कंट्रोल रूम्स बनाए हुए हैं। यूएई के अंदर, इंडिया के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूरोप के ममालिक के अंदर, अमेरिका के अंदर, सोशल मीडिया पे वहां से सारे मैसेजेस बनते हैं फौज के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, दोनों ग्रुपों के खिलाफ। शिया सुन्नी के हवाले से जब आता है मुहर्रम तो कुछ शिया बन जाते हैं जनाब, कुछ फेक किस्म के अकाउंट्स, कुछ सुन्नी बन जाते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान को तबाह, बिल्कुल सही, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना ही दुश्मन की कोशिश है। इंशाल्लाह आप एज अ पॉलिटिशियन, हम एज अ मीडिया और आवाम की हम बात करें, हम इंशाल्लाह ये सारी कोशिशें नाकाम बनाएंगे। चौहान साहब, ज़ाहिर है ये एक अच्छी नीयत है हम सबकी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कोशिशें भी जारी हैं, पाकिस्तान कायम दायम है। लेकिन चौहान साहब, मैं वापस आऊँगा सियासत पर। जो आपने एक और बात कल की थी कि नेक्स्ट वीक आपकी मुलाकातें होंगी, आपने परवेज़ इलाही का नाम लिया, आपने असद उमर का जिक्र किया, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया। लेकिन शाह साहब ने कल जब वो रिहा हुए तो उन्होंने कहा जी मैं पार्टी के साथ हूँ और रहूँगा। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास इस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आपकी एंटिसिपेशन है कि लाइक माइंडेड पीपल जो कि इमरान खान साहब की इस पॉलिसी के साथ नहीं थे या नहीं हैं, मिलकर आगे बढ़ सकते हैं? वो कौन कौन लोग हैं, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे, क्या एक नई पार्टी की तरफ जाएंगे, क्या होगा? एक बात तो तयशुदा है, अब सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी मिचा हुआ है और मुझे पता है वो मिचना है। मैं तो अंदर का भेदी हूँ, मुझे तो पता है कितने हजार नौजवान हैं जिनको प्रॉपर हायर किया हुआ है हमने, जब पीटीआई में थे हायर हुए बच्चे, ठीक है जी। फिर पिछले 1 साल के अंदर अदालतों की तरफ से जो रिलीफ दे के एक माहौल ऐसा बनाया गया कि कोई छेड़ नहीं सकता जनाब पार्टी इमरान खान साहब को, कोई ये नहीं हो सकता। तो आवाम का मजाज सोशल मीडिया के हवाले से। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर सुन लें जी, मुझे इमरान खान साहब की ना जात के ऊपर कोई गर्ज है, ना उनके कारोबार पे। मेरी बला से तोशा खाना में क्या होता है, फॉरेन फंडिंग में क्या होता है, उनके जनाब अलकादिर ट्रस्ट में क्या होता है, मैं ना अल्लाह पाक के करम से जना मेरा ये, मैंने अपना अगर ये चीज की भी है तो एक बड़ा आला ऑब्जेक्टिव है मुल्क, कौम, पाकिस्तान और पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो मेरा बिलीव है और मेरा बिलीव अभी नहीं बना कोई कहे जी तेरा सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। 25 साल से और स्पेशली पिछले 13 साल से मीडिया में फौज का अगर कोई फ्रंट फुट पे आके दिफा करने वाला पॉलिटिशियन था तो वो फयाज चौहान था। एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं। ये पॉइंट आ गया चौहान साहब। अब अगले हफ्ते अब आगे क्या है, आगे क्या आपका लाएअमल है? जी जी जी, असल में अभी बहुत से हालात चेंज होने हैं। अच्छा, एक बात तो तयशुदा है कि ये जो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है ना, पीडीएम, इनके खिलाफ जंग जारी है। ठीक है, ये तो कोई ज़हन से निकाल दे कि फयाज चौहान, नवाज, और अब वो जंग एक नई पार्टी लड़ेगी। असल में अब हालात बनेंगे। देखो, अच्छा, जिन लोगों ने मेहनत की है, खिदमत की है इस मुल्क की, पॉलिटिशियंस ने, हम खाकसार तहरीक बन के क्यों आया हूं? तो चौहान साहब, आपकी बाकी रहनुमाओं से कोई बातचीत हुई है इस बारे में? क्योंकि आप खासे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अभी ये बात करते हुए। सब परेशान है। अच्छा, सब परेशान है। अली मोहम्मद खान मेरे साथ जेल में थे और फिर जब हमें अडयाला से जेल पे शिफ्ट किया गया, रास्ते में हम 3 घंटे इकट्ठे थे। सैफुर रहमान नियाजी साहब थे हमारे साथ, हम इकट्ठे। सब परेशान है, सब नाखुश है। और ये नई पार्टी लीड कौन करेगा? यार ये अभी की बातें नहीं है, ये अभी को 3-4 महीनों के अंदर। दूसरा एक चीज क्लियर है, इलेक्शन मुझे होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो नई पार्टी बनती नजर आ रही है आपको, उसमें आपको ये लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर सकते हैं? एक ऑप्शन है ये। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर कोई बर वक्त अच्छा फैसला करते हैं, असद उमर साहब करते हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, चांदीदा पॉलिटिशियन है चौधरी परवेज इलाही साहब, दुनिया देखी है उन्होंने, तो अगर कोई ऐसा फैसला करते हैं तो मैं समझता हूँ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए।
पाकिस्तान, कोई ये कहे कि मेरा मरहून मिन्नत है पाकिस्तान। भुट्टो साहब कहते थे मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, मुझे कोई हिला नहीं सकता। कोई नहीं, हिटलर था, मुसोलिनी था, लेनिन था, उन सारों ने जनाब बड़ा जनाब ये दावे किए, चले गए। देखो माशरा, सोसाइटी और मुल्क इधर ही रहता है। हमने फैसला करना है कि हमने अपने मुल्क को किस ट्रैक पे चलाना है। ठीक है। और मुल्क का दिवालिया निकल, जिस तरह पीटीआई के साथ लोग आके जुड़े थे, अब जो नई पार्टी बनेगी उसी तरह से बनेगी, उसी तरह से लोग जुड़ेंगे। यार पीटीआई के साथ किस तरह जुड़े थे यार, आप छोड़े, आप ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। मैं तो आई विटनेस हूँ, मुझे पता है मेरा टिकट 2018 में कहां से फाइनल हुआ था। मुझे आपको भी पता है जनब पार्टी को कैसे लाया गया, कैसे चढ़ाया गया, और हमें नहीं सारों को नवाज शरीफ कैसे आया, और एक चीज और, एक चीज और, सारे जरदारी नवाज शरीफ इक़्तिदार में वोटों से आते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक चीज और चौहान साहब, अगर इमरान खान साहब माफी मांग लेते हैं, जो जिस चीज से आपको भी इख्तलाफ है, जिससे रियासत को इख्तलाफ है, फिर क्या करेंगे? माफी मांगेंगे। और मेरा तो प्रोग्राम ये था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अब ये भी एक इंकिशाफ है जो मैंने अभी तक नहीं किया आपके प्रोग्राम के लिए। तो मेरा जब खानदान वालों से, मेरे खानदान की जनाब परसों जब मेरी जमानत हुई तो खानदान के लोग आए जेल में, तो वहाँ बड़ी डिटेल से मेरी उनसे बहस हुई। अच्छा, मेरा ये था कि मैं पार्टी के अंदर रहते हुए कोशिश करूं कि खान साहब इस पूरे प्लान से बैकआउट करें, और ये आपने माफी वाला जो कहा, या एक इस पूरी स्ट्रेटजी से बैकआउट कराएं। मेरे भाई ने, मेरे आल उलाहद ने मुझे कहा यार 1.25 साल से हम देख रहे हैं ना, आम पब्लिक को नहीं पता, या मेरे खास वोटर्स को पता है मेरे साथ जो जुल्म हो रहा था 1.25 साल से, या मेरे खानदान को पता है। उन्होंने कहा यार तुझे वो कोड़ी के भाव नहीं रखता, कोड़ी के भाव। उसने तेरे लिए ट्वीट करना गवारा नहीं किया। मेरे घर के 4 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, मेरे 3 घर तबाह हुए हैं। मेरा घर, ये वाला घर रेजा कर दिया गया, मेरी बहनों का घर तबाह कर दिया गया, मेरे भाई का घर तबाह कर दिया गया, मेरे 4 सगा भांजा, सगा भतीजा, सगा बहनोई, और मैं 4 बंदे चौहान साहब, बहनों का घर तबाह किया गया, ये बहुत अहम है। फैमिली के साथ जो हुआ, मैं जरूर चाहूंगा यार वो तुझे किसी खाते में नहीं लिखता, तू क्या अंदर बैठ के जना इनको समझाएगा, या वो तेरी बात को समझेंगे। सिंपल तो ये सारा माहौल बना, और इसके बाद जरा अपने फैसले। बस एक छोटा सा एक सवाल और, अगर जूम मीटिंग के वक्त आपने डिसाइड कर लिया था कि हालात ये हैं कि मुझे पार्टी छोड़ने पर, सर गिरफ्तारी क्यों दी? फिर तो आपको उस वक्त ऐलान करना चाहिए था कि पार्टी छोड़ रहा हूं। पहले फिर से नारे लगाए इमरान खान के हक में, क्योंकि उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि जेल गए हैं तो शायद जेल बर्दाश्त नहीं हुई। नून लीग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जेल बर्दाश्त नहीं हुई। 8 दिन मैंने जेल बर्दाश्त की थी जब जेल भरो तहरीक थी ना जी। आमिर कियानी, ये सदाकत अब्बासी, ये वासिक क़य्यूम, ये सारे MNA MPA एक दिन पहले शेख रशीद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नारे मार रहे थे कि हमने कल गिरफ्तारी देनी है। और जब गिरफ्तारी का वक्त आया था, फयाज चौहान के अलावा सारे जना पीठ दिखा गए थे और भाग गए थे। 8 दिन उस वक्त भी जेल काटी थी डेथ सेल में। अब भी डेथ सेल में होके आया हूं। बात काटने की नहीं है, मैं काट लूं, लेकिन इन करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ काटूं। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरे कजन, मेरे भांजे भतीजे जो 15-20 जना जो पाक फौज की जना खिदमत करते रहे और खिदमत कर रहे हैं, मैं उनकी नजरों के अंदर हूं कि GHQ के अंदर हमले में मेरा बाप सजावार है। ये वाला टैग मैं लेके जना दुनिया से जाऊं? हाँ, मैं यह टैग लेके जाऊं कि इस करप्ट और बदयानत और टकेमार पैदागीर शहबाज शरीफ और इस जनाब मफरूर नवाज शरीफ के खिलाफ जिद्दोजहद करते हुए मेरा बाप 6 महीने से जेल काट रहा है, या जनाब उसको उम्र कैद हुई है, ये मेरे लिए कबूल नहीं था, और इसीलिए फिर आपने फैसला किया। चौहान साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उससे पहले के बयान हो, जो हालात हो उस पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन ये उन्होंने कहा कि इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, और एक नई पार्टी जिस तरह से भी हालात चलेंगे उसमें थोड़ा वक्त जरूर लग जाएगा। बहरहाल जो मौसम है इस वक्त, सियासी मौसम जो छोड़ने का मौसम है, उसमें एक और भी शख्सियत जिन्होंने ये पार्टी छोड़ी है, जलील शरकपुरी साहब, करेंगे उनसे बात ब्रेक के बाद।